तंत्र संवाद की इस परिचर्चा में हम बिहार में जो भी पुलिस विधेयक बना है, विशेष सशस्त्र अधिनियम विधेयक 2021, उसके विभिन्न प्रभावों के बारे में, उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ होंगे डॉक्टर रमेंद्र, जो जनतंत्र समाज बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, और बसंत जी, जो अधिवक्ता हैं पेशे से, वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। हमने देखा है कि पिछले कुछ समय से दुनिया में जो भी संस्थाएं भारत के जनतंत्र, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी, जो भी हम शब्द इस्तेमाल करते हो, उसके स्तर को लेकर जब कोई रिपोर्ट जारी करती हैं तो भारत सारी दुनिया में बहुत ही बुरी अवस्था में पहुंचता हुआ नजर आता है। अभी अमेरिका की एक संस्था है फ्रीडम हाउस, जो अमेरिकी संसद के पैसे से संचालित होती है, उसने एक रिपोर्ट जारी करते हुए भारत के संदर्भ में कहा कि भारत में आंशिक लोकतंत्र है। यह अपने आप में बहुत कड़ी टिप्पणी थी। इसके बाद स्वीडन की एक संस्था है वी डैम, उसने तो और भी गंभीर रिपोर्ट जारी करते हुए भारत के न केवल दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की संख्या में पीछे पहुंचा दिया, बल्कि उसने कहा भारत एक इलेक्ट्रल ऑटोक्रेटिक देश है, माने चुनावी तानाशाही के रूप में, भारत की निरंकुशता के रूप में भारत बदल चुका है। ये दोनों टिप्पणियां भारत में मानवाधिकार की स्थिति, लोगों के अधिकारों को लेकर जो विभिन्न तरह की राज्य की एजेंसियां हैं, उनकी भूमिका और उनके उत्पीड़न के बहुत सारे जो तत्व हैं वो, और इसके साथ साथ भारत की चुनाव की प्रक्रिया, उसमें विभिन्न संस्थाओं की स्वतंत्रता, इन तमाम बिंदुओं को लेकर इस ढंग की रिपोर्ट जारी की जाती है और देशों की गणना लोकतंत्र के मानदंड पर होती है। इसी दौरान पिछले दिनों बिहार में एक कानून आया है जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में पुलिस कानून कहते हैं। इसमें बिहार की पुलिस को विशेषाधिकार दिए गए हैं। हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे डॉक्टर रमेंद्र के साथ और बसंत जी के साथ। रमेंद्र जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जब दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक छवि प्रभावित हो रही है, ऐसी स्थिति में बिहार का यह जो कानून बना है, इसका क्या असर भारत के लोकतांत्रिक छवि, जन आंदोलन और विपक्ष की स्थितियों पर पड़ने जा रहा है? मेरे ख्याल से आपने जो वो स्वीडन वाली रिपोर्ट के बारे में बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने फेसबुक अपने टाइमलाइन पे शेयर भी किया कि भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनाव द्वारा एक निरंकुश तंत्र की श्रेणी में डाल दिया गया है। और ये जो विधेयक है, इसकी मैंने मूल प्रति देखी है और कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं, और फिर इसको किस तरह से पारित किया गया, इसको मैंने यहाँ पटना के अखबार को बिल्कुल एक पक्षीय हो गए थे, तो मैंने द हिंदू के जरिए जानकारी हासिल की। तो मुझे लगता है कि एक तो ये बिल भी अपने आप में एक अलोकतांत्रिक है, और दूसरे की इसको जिस तरीके से इसको पारित किया गया, तो वो अलोकतांत्रिक के साथ साथ तानाशाही मानसिकता का एक परिचायक है। और हम लोग अभी तक का जो अनुभव देख रहे हैं, एनआईए बनाई गई, वापा, एनएसए, सभी को कि आतंकवादियों को पकड़ने के नाम पर बनाया गया, या इंटरनल सिक्योरिटी, मीसा, वो तो बहुत पुरानी चीज हो गई। और अब हम देख रहे हैं कि वापा में सीए के विरुद्ध एक्टिविस्ट, प्रोफेसर, ऐसे लोगों को बंद किया जा रहा है। तो इस तरह के हाल में ये इस कानून का भी दुरुपयोग होगा। इसकी तो पूरी सरकार किस दिशा में बढ़ रही है कि वो पूरे विपक्ष को ही उसने पहली बार विधानसभा में पुलिस को बुलवाकर और बाहर फेंकवा दिया, और उसके बाद जो है दोनों सदन से बिल को पारित करा लिया।
और अभी तो हालत ये है कि उन्होंने विपक्षी नेता और कई लोगों पे हत्या के आरोप का एफआईआर कर दिया है। तो ये तो सरासर जो है लगता है कि ये लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही है। तो बिल के बारे में अंत बताइए। जी आ गए हैं क्या? वो दिख नहीं रहे हैं मुझे। नहीं, मैं तो हूँ। अच्छा, वो सॉरी, आपका स्वागत है इस परिचर्चा में। अभी आप दिखने लगे। मैं सुन रहा था आपको। हाँ। जी, तो अभी रमेंद्र जी ने बिहार सशस्त्र अधिनियम जो आया है, पुलिस कानून, उसके बारे में अपनी टिप्पणी की है, खासतौर पर जो दुनिया भर में भारत की लोकतांत्रिक छवि प्रभावित है हुई है उसके संदर्भ में। बसंत जी, आपसे हम यह विस्तार में जानना चाहेंगे कि इस कानून में दरअसल ऐसा क्या है जिसके खिलाफ विपक्ष और तमाम लोकतंत्र में विश्वास करने वाली ताकतें इसका विरोध कर रही हैं। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा विस्तार से आप रखें। वैसे तो ये जो कानून है, बिहार आर्म पुलिस एक्ट, जो पहले बिहार मिलिट्री पुलिस हुआ करती थी, उसको इन्होंने एक नया नाम दिया है। और जो आर्म कांस्टेबलरी है, जो हमेशा आर्म्ड रहती है, पुलिस जाए लाठी लेके, आप सड़कों पर देखते होंगे, बिहार में मिलिट्री पुलिस है जो हमेशा आर्म्ड रहती है। अच्छे राइफल उसके पास है, सेंसस राइफल रहता है, वो पुराना 303 नहीं रहता है। तो उन्होंने एक उसी को नया नाम दिया है, भले बिहार मिलिट्री पुलिस को बिहार आर्म पुलिस बनाया है। उसका अंग्रेजी में अभी तक बिल आया नहीं था मेरे पास, हिंदी में ही बिल पारित होता है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन उसका नहीं आया है। और ये 3-4 दिनों में वो राज्यपाल के यहाँ से उसका नोटिफिकेशन होने वाला था। चूंकि मैं गांव में हूँ, पता नहीं कि नोटिफिकेशन इन 2-3 दिनों के अंदर हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों सदनों से पारित हो चुका है। ये बिल एक्ट उस दिन एक्ट बन चुका है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन शायद अभी नहीं हुआ है या हो भी गया हो। हम लोग मैंने पूरी तैयारी कर ली है इस नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट में चुनौती देने की। ये नोटिफिकेशन मुख्य रूप से आर्म पुलिस के संगठन के बारे में, लेकिन उसमें एक धारा 15 जो आर्म पुलिस को जो सशक्त करती है, उसमें आर्म पुलिस जो वहां पर भी आर्म पुलिस पोस्टेड रहेगी, किसी भी प्रतिष्ठान में, किसी भी सरकारी ऑफिस में, या किसी भी वीआईपी के साथ अगर कोई आर्म पुलिस पोस्टेड है, तो उसको बिल्कुल संदेह पर ही किसी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि पहले से ये अधिकार सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड में पुलिस को है। धारा 159 सेक्शन 159 में पुलिस को किसी को भी अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला पाया जाता है या जारी कर चुका है, उसको गिरफ्तार करने का अधिकार पहले से है सीआरपीसी के तहत। लेकिन उसमें एक राइडर है कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर उसको आप किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको उपस्थित करेंगे, जहां से उसका रिमांड होगा, चाहे पुलिस रिमांड होगा या जुडिशियल रिमांड होगा। जुडिशियल रिमांड होने पर वो जेल में चला जाता है, पुलिस रिमांड होने पर वो पुनः पुलिस के द्वारा लाके उसका इंट्रोगेशन किया जाता है। लेकिन ये अधिकार अब आर्म पुलिस जो पोस्टेड है प्रतिष्ठानों में, सरकारी ऑफिसों में, या बहुत वीआईपी लोगों के साथ, उसको किसी भी संदेह पर किसी भी नागरिक को गिरफ्तार कर लेने का अधिकार है। और उसको 24 घंटे के अंदर नहीं पुलिस स्टेशन में ले जाना है या मजिस्ट्रेट के ले जाना है, उसको बिना विलंब के, बिना अत्यावश्यक विलंब के, एक शब्द जो जोड़ा गया है बिना अत्यावश्यक विलंब के, तो ये इसको मैं वेग वर्डिंग मानता हूं। चूंकि कहीं वो 40 घंटे रख लेंगे, 50 घंटे रख लेंगे, 2 दिन रख लेंगे, कहेंगे मेरे पास सवारी नहीं थी, बारिश हो रही थी, बहुत ठंडक थी, सवारी नहीं मिल रही थी, इसलिए लाने में विलंब हुआ। एक तो ये अधिकार दिया गया है पुलिस को कि वो जब तक चाहे आर्म पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकता है, उसकी शारीरिक खोज कर सकता है, कहीं भी जाके उसका सामान खोज सकता है, और 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ भी नहीं पहुंचाना है, उसको थाना में पहुंचाना है बिना विलंब के। तो ये जो अतिरिक्त पावर दिया गया है पुलिस को,
इससे तो नागरिक अधिकार का हनन ही होने की ज्यादा संभावना बनती है, क्योंकि हम लोग का जो अनुभव रहा है, पुलिस कभी भी असली अपराधियों को पकड़ने में बहुत तत्परता नहीं दिखलाती। पुलिस हमेशा अपने शक्तियों का उपयोग दोहन के लिए करती है। हर एक थाना दोहन केंद्र है। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, सभी नागरिक स्वतंत्रता के सिपाही हैं, के लिए सक्रिय कर्मी हैं। आप लोग सब जानते हैं कि पिछले 30-40 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट लगातार पुलिस सुधार की बात कर रही है, लगातार। और पिछले 70 वर्षों 72 वर्षों में भारत में किसी भी राज्य सरकार ने पुलिस सुधार का कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। जबकि जिन देशों से हमने पुलिस की व्यवस्था पाई है, उन देशों में पुलिस सुधार हो चुका है। वो सारे देशों ने अपने पुलिस को सुधारा है, उसको डिजार्म किया है, उसको बहुत सारे कर्तव्यों से बांधा है, खास करके यूरोपीय देश। अमेरिका में भी जो पुलिस का व्यवहार गोरों के प्रति होता है, वो बहुत संयमित होता है। लेकिन भारत में अभी तक किसी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने पुलिस सुधार के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। और खास करके बिहार का जो पिछले 30 वर्षों का नेतृत्व है, जो अपने को 74 आंदोलन की उपज मानते हैं, और आप लोग सभी जानते हैं, सभी साथी जानते हैं कि 74 आंदोलन का आधार ही नागरिक स्वतंत्रता था, सिविल लिबर्टी था। जयप्रकाश नारायण तारकुंडे साहब और अजित भट्टाचार्य ने सिविल लिबर्टी फोरम बनाया था, जो बाद में पीयूसीएल के नाम से जाना गया। आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, चूंकि जयप्रकाश नारायण और इन नेताओं का मानना था कि ये जन आंदोलन के रूप में रहना चाहिए, इसका कानूनीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद, इतना हंगामा के बावजूद, विनीत नारायण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कोई पुलिस सुधार नहीं हुआ है। आपको मैं बतलाना चाहता हूं कि 2006 में जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना था, उसमें मैं भी एक सदस्य था, और उसको ये भी रेफरेंस दिया गया था कि पुलिस सुधार पे आप लोग अपना रिकमेंडेशन दीजिए, अनुशंसा कीजिए। जब हम लोगों ने पुलिस सुधार की अनुशंसा करने की प्रक्रिया शुरू की और लोगों से बातचीत शुरू की, उसी बीच अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नकारते हुए, उसकी अनदेखी करते हुए 2007 में नीतीश कुमार ने पुलिस एक्ट लागू कर दिया, पास करा दिया अपने विधानसभा और विधान परिषद से। जो पुलिस एक्ट कुछ भी नहीं है, अंग्रेजों का जो पुलिस एक्ट है 19th सेंचुरी का, उसी का रेप्लिका है। कुछ भी नई बात नहीं है, कुछ भी सुधार नहीं है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है, हेलो, हाँ नहीं ठीक है, आप खत्म कीजिए। हाँ, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल पुलिस को एक अपना हथकंडा बना के रखना चाहते हैं। उसके ऑफिसरों की नियुक्ति में बिल्कुल ये अपना डिस्कशन यूज करते हैं, और पुलिस इनका समझिए कि निजी सेना के रूप में काम करती है। और इन्होंने पुलिस को पूरी छूट दे रखी है। ये कानून नहीं भी है, जहां तक मेरा अनुभव है, हर एक थाने में थानेदार जो है, जो उगाही कर रहा है, एसपी पहुंचाता है। रेयरली कोई एसपी इसको बदलने की कोशिश करता है, और ये लगातार चालू है। पुलिस के खिलाफ आप कोई शिकायत करके देख लीजिए, इनके कान पे जू नहीं लगेगा। ये कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। आज तक किसी पुलिस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, और खास करके नशाबंदी कानून में तो पुलिस और आबकारी विभाग को पूरी खुली लूट की छूट भी दी है। ये लोग सारे तस्करी लोगों से ये लोग सहयोग कर रहे हैं और आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए इस कानून में जो एक नया अधिकार दे दिया गया है, इससे नागरिक की कोई सुरक्षा नहीं होने वाली है। हाँ, पुलिस के हाथ में एक नया हथकंडा इन्होंने दे दिया है, इसलिए इसको मैं और संविधान जी, जैसा कि बसंत जी कह रहे हैं कि यह कानून उनके नजरिए से असंवैधानिक है, और साथ ही पुलिस को बेशुमार अख्तियार बिहार में दे दिए गए। रमेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार अक्सर अपनी अंतरात्मा की आवाज की बात करते हैं, और इसके साथ ही वो बिहार में बिहार के हितों के लिए किसी भी तरह के समझौते से परहेज नहीं करते हैं, और वो अपनी सत्ता को बनाए रखते हैं।
आखिर 1974 के आंदोलन से उभरा हुआ नेतृत्व इस ढंग से तानाशाह बन जाने की ख्वाहिश कहां से हासिल कर लेता है, या उसको वह कौन सी ताकत है जो जनता की नजरों में गिरने नहीं देता है? इसको थोड़ा अगर आप विश्लेषित कर सकें तो हमारे दर्शकों को ज्यादा सुविधा होगी। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में जो तानाशाही का रुख है, जैसा कि इन्होंने कहा, बसंत जी ने भी, उसका आधार कहां से बन के खड़ा होता है? ये फैजल अनुराग जी, ये नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण करने के पहले मैंने जो है इसके विधेयक की मूल प्रति हिंदी सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, विधि विभाग के द्वारा बिहार सरकार प्रकाशित। तो उसमें से मैंने कुछ बिंदु नोट किए थे, जिनमें से हमारे वकील मित्र ने काफी कुछ बता ही दिया। वो एक दो बिंदु हम आपके सामने पहले रखना चाहते हैं। ये कोई संशोधन नहीं है, ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021, या इसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021। ये अपने आप में एक स्वतंत्र विधेयक है। और मिलिट्री पुलिस को तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार मिलिट्री पुलिस का नाम बदल के, मतलब ये मिलिट्री पुलिस एक्ट को तो सुपरसीड कर रहा है, और लेकिन उसके अधिकार भी जैसे सीआईएस और ज्यादा कड़े दे दिए गए हैं। और जैसे कि नंबर 1, बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति। पुलिस अधिकारी बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार कर सकता है। उसमें भी ज्यादा आपत्तिजनक थी, संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार, यानी उसने कुछ चाहे किया भी ना हो तो भी आप संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके अलावा बिना वारंट लेने उसके तलाशी लेने की शक्ति, उसके शरीर की, उसके वस्तुओं की तलाशी भी ले सकते हैं। अच्छा, गिरफ्तारी के बाद के अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जो हमारे वकील मित्र ने बताया, हम एकदम वर्ड्स विशेष सशस्त्र पुलिस अधिकारी, और ये कोर्ट्स में है, कोर्ट अनावश्यक विलंब के बिना अनकोट पुलिस अधिकारी को सौंप देगा। नॉर्मल पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में निकटतम पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा या भिजवाएगा। अब देखिए, ये जो है ना, अनावश्यक विलंब के बिना, ये बड़ा वेग टर्म है। ये भी नहीं है कि हाँ 24 घंटे के अंदर या कितना। तो अब सबसे जो आपत्तिजनक है वो ये है, न्यायालय इसका द्वारा अपराध का संज्ञान, यानी कोई पुलिस, मान ले कि सशस्त्र पुलिस, वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है, जो उसकी पूरी संभावना है, तो आप न्यायालय उसका अपने आप में संज्ञान नहीं लेगा। किसी भी सशस्त्र पुलिस के व्यक्ति पे अगर आरोप हो, सिवाय ऐसे अपराध से गठित तथ्यों की लिखित रिपोर्ट एवं सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी। यानी अदालत में जैसे इस तरह का कोई लॉ हो कि जिसके दुरुपयोग की संभावना हो, तो उसमें कुछ सेफगार्ड्स होने चाहिए, पर इसमें तो उल्टे अदालत को संज्ञान लेने से ही बाहर कर दिया गया है। और वो भी अगर तभी जबकि सरकार अनुमति देगी, और पता ही है कि सरकार तो अनुमति देने से रही। ठीक है, सवाल जो आपने पूछा था कि मुझे ये अब लगने लगा है ना कि अब क्या कहा जाए, इतनी दयनीय नीतीश कुमार ने अपनी हालत कर ली है कि उनके पार्टी के तो विधायकों की 70+ से घट के 50+ हो गई है। कहाँ है कि वो एक जमाने में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था, तो उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लिया, क्योंकि वो खुद को सोचते थे कि प्रधानमंत्री। और आज हालत ये है कि वो किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बनने रहने के लिए इतने अपमानजनक स्थितियों से भी गुजर रहे हैं, बौखला रहे हैं, तानाशाह बनते जा रहे हैं। तो इसमें तो यही लगता है कि चाहे किसी भी तरह से जो एक पावर का लस्ट हो जाता है ना, कि हाँ किसी भी तरह मुझे कुर्सी से चिपके रहना, बस यही है। जी ठीक। बसंत जी, आपसे 2 सवाल है कि क्या इस ढंग का कानून देश के किसी अन्य राज्य में भी है क्या? और दूसरा ये है कि बिहार तो नागरिक आंदोलनों का बहुत बड़ा केंद्र रहा है भारत में,
आज इस गैर संवैधानिक विधेयक के खिलाफ बिहार में जिस ढंग का आक्रोश या जिस ढंग से आंदोलन होना चाहिए या जिस ढंग से इसका विरोध होना चाहिए, ऐसा कुछ दिखता नहीं है बाहर जो लोग राज्य से बैठे हुए हैं उनको। ये दोनों स्थितियां क्या है? देखिए, आजकल राजनीति में आंदोलन बहुत दुर्लभ होते चले जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण, सामाजिक कारण भी हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल कारण भी हैं और राजनीतिक कारण। इधर मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि पिछले 10-15 वर्षों से आप कुछ भी कर लीजिए, 2 महीने का धरना दे दीजिए, 5 महीने का धरना दे दीजिए, चक्का जाम कर दीजिए, बिहार बंद कर दीजिए, 50,000 आदमी को भी अगर, जबकि उतरता नहीं है 50,000 आदमी आजकल, एक आध पार्टी राजद वगैरह या भाजपा कुछ भीड़ उठा सकती है, बाकी पार्टियों की तो वो भी हैसियत खत्म हो गई है। जो गांधीवादी तरीका था विरोध का, वो निष्फल होता चला जा रहा है। आप पटने में ही देख लीजिए, आप धरना देने के लिए आपको जक्कनपुर जाना पड़ेगा। आप किसी ऐसे जगह पर धरना भी नहीं दे सकते हैं जहां पब्लिक आपको देखे कि आप धरना पर बैठे हुए हैं। ऐसे जगह पे धरना स्थल निश्चित किया गया है जहां आवाजाही बहुत कम है, बहुत कम लोग देख पाते हैं धरना को। आप भूख हड़ताल भी कर दीजिए, कोई देखने नहीं जाएगा। इसलिए परंपरागत विरोध का जो तरीका है वो अब निष्फल हो गया है। उसका जो फल, उसकी फलदायिकता बिल्कुल समाप्त हो गई है। सरकारें और अथॉरिटीज इतने मजबूत हो गए हैं, उनकी जो सैन्य शक्ति है, पुलिस पावर्स है, वो इतना मजबूत है कि इन प्रदर्शनों से, इन विरोध के तरीकों से सरकार बिल्कुल नहीं परवाह करती है, बिल्कुल परवाह नहीं करती है। हर एक राज्यों का ये हाल है और बिहार में तो खास करके ज्यादा है। और नीतीश कुमार जो अपने को 74 आंदोलन की उपज मानते हैं, वो तो बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करते। पता नहीं जयप्रकाश नारायण ने किस आधार पर इन लोगों को इतना आगे किया, या वो जल्दीबाजी में थे, उनको कोई मिल नहीं रहा था, उन्होंने किया। मैं तो डायरेक्ट नहीं था, मैं दिल्ली में उस समय था, पढ़ रहा था, तो मैं बिहार के आंदोलन में नहीं था। लेकिन ये कोई भी, जितने भी नेता वहां से शीर्ष के निकले हैं, चाहे वो सुशील मोदी हो, लालू जी हो, नीतीश जी हो, किसी में वो प्रतिबद्धता मैंने कभी नहीं पाया। जब वो विरोध में थे तो दिखलाते थे कि वो प्रतिबद्ध है नागरिक अधिकार के प्रति, लेकिन शासन में आने के बाद किसी में मैंने प्रतिबद्धता नहीं दी। एक बार खुद मैं 8 घंटे तक पुलिस थाने पर मुझे रखा गया, मेरे लिखने के बावजूद नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, देखा भी नहीं उस रिप्रेजेंटेशन को। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई आंदोलन की उपज है। कोई भी आंदोलन का, डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर इनका कोई असर नहीं है। हाल में नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 1 इंच भूमि बांटने के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि मैं जानता हूं कि बिहार में आज भी अगर लैंड सीलिंग लॉ लगाया जाए ठीक से, तो 80 से 1 लाख एकड़, 80,000 से 1 लाख एकड़ जमीन बांटी जा सकती है। आज भी पुराने कानून के अनुसार, कोई बहुत रेवोल्यूशनरी कानून नहीं, जो लैंड सीलिंग लॉ है उसमें बांटे जा सकते हैं। 25,000 एकड़ जा सकती, कोई प्रतिबद्धता नहीं है। ये बात सुनना नहीं चाहते। जमीन की बात को बिल्कुल अनमेस्ट हो जाते हैं, बिल्कुल वो टेंशन में चले जाते हैं, चाहते हैं कि आप जल्दी उठ के चले जाइए। इसलिए ये जो नेतृत्व है, जो अपने को आंदोलन का नेतृत्व बतलाता है, कहीं से आंदोलन का कोई चरित्र नहीं है उनका। आप एक भी बतलाइए उनका जो आर्थिक नीति है, कि कहीं से कोई क्रांतिकारिता दिखाई देती है आपको? उनके सभी नीतियों में ट्रैक्टर, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट का नेक्सस दिखाई देगा आपको। और आज बिहार में जो 30-40 हजार करोड़ का जो ब्लैक मनी एक्यूमुलेट किया है पिछले 15-20 वर्षों में, लालू जी के जमाने में तो खर्चा ही नहीं होता था, जितना ब्लैक मनी जनरेट नहीं हुआ था। नीतीश जी के राज में 30-40 हजार करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट हुआ है, जिसके वजह से बिहार की भूमि बहुत महंगी हो गई है और बिहार में पैसे का दबदबा बहुत बढ़ गया है। आप राजनीति में कितना भी अच्छा विचार रखिए, कितना भी कुछ क्या कीजिए, आप एक क्रिटिकल मास नहीं जुटा सकते जिससे कि आप सरकार को प्रभावित कर सकें। जी बसंत जी, और डॉक्टर साहब ने जो एक बात मैं कुछ पूछना चाहूंगा। आ रहे हैं रामकृष्ण जी, आपको भी अवसर देंगे।
रामशरण जी, आपके लिए भी अवसर है, 1 मिनट। रमेंद्र जी से आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे कि रमेंद्र जी, इस कानून का, जैसे बिहार में एक समय जगन्नाथ मिश्रा ने एक प्रेस एक्ट बनाया था, तो उसका ऑल इंडिया लेवल पर भारी विरोध हुआ था। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बिहार में बन गई है कि बिहार के बाहर के लोग अभी भी इस कानून के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं जान रहे हैं? आखिर वहां जो नागरिक संगठन के लोग हैं वो क्या भूमिका निभा रहे हैं इसको एक अखिल भारतीय मुद्दा बनाने? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो राजनीतिक दल जो हैं उन्होंने तो काफी उग्र विरोध किया। तो पहली बार विधानसभा अध्यक्ष ने पहली बार पुलिस को बुलवाकर सबको बाहर फेंकवा दिया, और ये वायरल भी हुआ। हिंदू की भी रिपोर्ट है कि कोई हमने देखा भी वायरल कि अपना स्ट्रेचर पे कोई जा रहा है एक्सेट्रा। अब रही बात की जैसे नॉन पार्टी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, तो ये अभी चर्चा की शुरुआत हुई है, और हम समझते हैं कि सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी को इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, और इसकी जानकारी अभी लोगों को देनी होगी। अब मैं एंडी पंचोली से बात कर सकते हैं, हिरेमठ जी से, तो इसका निश्चित विरोध होगा। और एक जो तरीका मेरे मन में आ रहा था कि भाई इसको, ये तो असंवैधानिक लग रहा है, कोर्ट पर जो रोक लगाई गई, तो इसे कोर्ट में चुनौती दी जाए, तो बहुत अच्छी बात है। हमारे वकील में तो कह रहे हैं कि उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी जाए, और ये इस चर्चा को हम लोग एक शुरुआत माने कि और जागरूकता इसके बारे में फैलाने के लिए, और इसके विरोध में हम लोग की आवाज। जी रामशरण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखें क्योंकि हमारे पास मात्र 5 मिनट और समय है। मैं ये पूछना चाहता था कि मिलिट्री पुलिस, स्पेशल आर्म फोर्स के पास तो हथियार रहते हैं हमेशा, और यदि उसकी नियुक्ति धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि में कर दिया जाए तो क्या वो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तारी कर सकते हैं, या चूंकि उनके पास हथियार रहते हैं तो वो हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये सवाल किनसे है आपका? मैं बसंत बाबू से पूछना चाहता हूँ, बसंत चौधरी जी से, कि क्या वो पुलिस की नियुक्ति धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि में भी की जा सकती है? कानून इसकी अनुमति तो नहीं दे रहा है। ये कानून केवल बना है सरकारी प्रतिष्ठानों के रक्षा में प्रत्युक्त आर्म पुलिस के लिए। सरकारी प्रतिष्ठान में एमएलए एमपी भी आ जाते हैं, उनको बॉडीगार्ड आर्म फोर्स दिया जा सकता है, लेकिन ये धरना जुलूस के लिए उसमें किताब में कहीं भी पब्लिक प्रोसेशन को ये करने के लिए उसका अधिकार करने का नहीं दिया गया है उसमें। ये केवल वो पूरे जो किताब है ये हमेशा प्रतिष्ठान की बात करता है। सर, हर एक धारा में शब्द प्रतिष्ठान आया है, सरकारी प्रतिष्ठान की रक्षा में प्रत्युक्त आर्म पुलिस। इसलिए कानून से तो नहीं लगता कि इसकी नियुक्ति धरना, पब्लिक प्रोसेशन, प्रदर्शन को रोकने के लिए होगा, ऐसा उस कानून से नहीं लगता। लेकिन यदि नेता वहां पर चले गए किसी जुलूस में तो उनके साथ, हाँ बिल्कुल इस्तेमाल हो सकता है। ऐसा कोई रोक नहीं है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि लिखा हुआ ये पब्लिक एजुकेशन, पब्लिक गैदरिंग के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ऐसा कहीं प्रतिबंधित नहीं है। वो भी वेग है। सरकारी प्रतिष्ठान में तो कह देंगे कि सड़क भी सरकारी प्रतिष्ठान है, सड़क तोड़ रहे थे इसलिए हमने आर्म पुलिस को भेज दिया। इसका दुरुपयोग की पूरी गुंजाइश। अच्छा, कोई एमएलए या नेता के साथ जो पुलिस हो वो भी उसका दुरुपयोग कर सकते हैं कहीं जाकर के? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो आर्म पुलिस का है। और जबकि आप देखते होंगे कि एमएलए के साथ आर्म पुलिस रहती है, रिवॉल्वर वाली पुलिस रहती है, डंडा वाली पुलिस नहीं रहती है। एमपी के साथ भी आर्म पुलिस रहती है, मिनिस्टर के साथ जो स्क्वाड चलता है वो लोग आर्म्ड रहते हैं, तो वो सारे आर्म पुलिस को ही रख सकते हैं इनके रक्षा में। ये कहीं प्रतिबंधित नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा गया है कि ये पब्लिक फिगर्स के साथ नहीं जाएंगे, केवल प्रतिष्ठान, सरकारी भवनों की रक्षा करेंगे, ऐसी कहीं प्रतिबंध ये नहीं है, ऐसा कहीं मैंडेट नहीं है इस कानून में। इसलिए हो सकता है, गुंजाइश है। आखिरी 3-4 मिनट हमारे पास हैं। हम रमेंद्र जी और बसंत जी दोनों से बहुत संक्षेप में उनकी एक मुकम्मल टिप्पणी इस कानून के संदर्भ में, नागरिक अधिकारों के संदर्भ में जानना चाहेंगे। ये
रामशरण जी जो सवाल उठा रहे थे, तो जब जवाब दिया, कानून में लिखा हुआ है उद्देश्य जो, तो ये दिया हुआ है कि सीआईएसएफ के पैटर्न पे कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर महाबोधि विहार का नाम लिया गया है मेट्रो को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जैसे हमारे वकील ने बताया, अब कोई भी आप प्रदर्शन कर रहे हो, अब आजकल लोग बुद्ध स्मृति पार्क के सामने करते हैं, हम भी कर चुके हैं हाथरस वाले मामले के विरुद्ध। तो वो भी उसको भी कहा जा सकता है कि लोग सरकारी प्रतिष्ठान को, जब वो विपक्ष के नेता पे हत्या का एफआईआर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो ये कानून भी अपने आप में गलत है, और दूसरे जिस तरह से इसको पारित कराया गया वो तो और भी ज्यादा गलत है। और इसके कानून के बारे में हमें जागरूकता लोगों में लानी होगी, और इसका अदालत के जरिए भी इसका विरोध करना होगा। बसंत जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, ये बिल्कुल गैर आवश्यक प्रावधान लाया गया है इस कानून में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड के धारा 159 में पुलिस को ये पावर पहले से ही है, वो किसी भी क्राइम को रोकने के लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकती है। इसलिए फिर एक पैरेलल कानून बनाना जो है वो सरकार की शैतानी को दिखला रहा है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा पावर पुलिस को ज्यादा से ज्यादा एम्पावर करना चाहती है, जो कि डेट्रीमेंटल टू सिटीजन, नागरिक के हित के खिलाफ पुलिस को इतना अधिकार देना। और वो जैसा कि रविंद्र जी ने कहा कि ये सरकारी प्रतिष्ठान लिखा हुआ है, औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं लिखा हुआ है। कोई सरकारी ऑफिस भी प्रतिष्ठान हो सकता है। कोई भी सरकारी काम किराए में भी, जहाँ औद्योगिक नहीं हुआ, औद्योगिक शब्द नहीं है रविंद्र जी। अगर इंग्लिश वाले में कहीं इंडस्ट्रियल हो तो इंग्लिश वाला मैंने नहीं देखा है, हिंदी में केवल सरकारी प्रतिष्ठान है। एक ऑफिस भी प्रतिष्ठान है, यूनिवर्सिटी भी प्रतिष्ठान है, ग्राम पंचायत भी प्रतिष्ठान है। सारे ऑफिसेज जो है सेमी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑल आर अंडर सरकारी प्रतिष्ठान, अंडरटेकिंग्स। इसलिए कहीं भी वो प्रतिनियुक्ति हो सकती है आर्म पुलिस की, और उसको ये अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो जब सीआरपीसी में ये पावर है तो फिर दोबारा क्यों ये पावर बनाया गया? क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है इसकी रक्षा के लिए? ये अब हम इस परिचर्चा का अंत करेंगे एक छोटी सी टिप्पणी के साथ कि टॉल्स्टॉय ने अपने एक उपन्यास में लिखा था, किसी भी कानून का मकसद गरीबों का हित साधना नहीं होता है, बल्कि वह सत्ता में बैठे लोग और समृद्ध लोगों के हितों के लिए ही बनाया जाता है। यह बात टॉल्स्टॉय ने रूस के संदर्भ में कही थी। और आज भारत में भी अनेक कानून जो बने हैं, खासतौर बिहार में यह जो कानून बना है और जिस ढंग से इसमें सरकारी प्रतिष्ठानों की रक्षा करने की बात की गई है, इसके मकसद को और इसकी मंशा को हम यदि और ज्यादा विश्लेषित कर सकेंगे तो इसी निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। मुझे लगता है कि आज की चर्चा में चौधरी जी और रमेंद्र जी ने बहुत विस्तार से इस कानून को परिभाषित किया, बताया, इसके खतरों के प्रति आगाह किया और नागरिक संगठनों से भी आह्वान किया कि इस कानून का विरोध गंभीरता से करें। इसी के साथ आज की यह परिचर्चा का समापन किया जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। आपको भी धन्यवाद।